अनिका और उन औरतों के बीच जारी लड़ाई उसी चल रही थी। ठीक उसी वक्त लक्ष्य वहां पहुंच जाता है। अपनी गाड़ी से उतरकर दौड़ते हुए वहां तक पहुंचते हुए लक्ष्य भी इस बेहतरीन लड़ाई के कुछ नमूने देख चुका था। वह अलार्म जो उसके अपने फोन पर देखा था, वह दोनों भाइयों के बीच में पहले ही तय किया गया था और बंदोबस्त था। बड़ी ही होशियारी से आनंद सान्याल ने लक्ष्य सान्याल को यहाँ आने के लिए अलर्ट भेज दिया था। यही वजह थी जिसके कारण आ, लक्ष्य वहां तक पहुंच जाता है। हालांकि लक्ष्य ये नहीं जानता था कि किस तरह का खतरा उसके भाई आनंद सान्याल के चारों तरफ आ खड़ा हुआ है, लेकिन वह ये जरूर जानता था कि उसे घड़ी की चौथाई में अपने भाई के पास पहुंच जाना होगा, नहीं तो कोई भी अनर्थ हो सकता है। हालांकि खुद आनंद सान्याल अपने घर के अंदर मौजूद इतने बड़े खतरों से वाकिफ नहीं था, लेकिन फिर भी वह यह जानता था कि अनिका यहाँ आना सुरक्षित नहीं है। किसी को भी इसका खबर होना अनिका के लिए खतरा साबित हो जाएगी। अनिका की वह इकलौता शख्स है जो कि हर हाल में हर कीमत पर दमयंती देवी को चाहती थी। इसके लिए वह कोई भी मूल्य कीमत चुरा सकती थी, मुसीबत मूल्य उठा सकती थी। इस वक्त आनंद सान्याल के पास ऐसा कोई अन्य व्यक्ति नहीं था जिसके ऊपर वह अंधा होकर भरोसा कर सके, अनिका को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कह सके। इसके साथ ही वह भी जरूरी था कि वह अपनी खलनायक की इमेज को बरकरार रख सके। अब लक्ष्य के अलावा बाहर के किसी को भी बुलाना वहाँ के लिए खतरा साबित हो सकता था, क्योंकि यह काफ़ी रात हो चुकी थी। इसलिए मात्र उसका भाई लक्ष्य ऐसा था जो किसी भी वक्त बिना किसी शक के घेरे में आए हुए यहाँ से आ सकता था और रात में यहाँ पर रह भी सकता था। आनंद सान्याल चाहता था कि लक्ष्य अनिका को लेकर गुप्त रास्ते से बाहर निकल जाए और उनके बाद उसी रास्ते से वापस आकर बिना दुश्मन को किसी तरह का कोई सबूत दिए हुए सुरक्षित घर लौट जाए। जब लक्ष्य उन जमीन पर पड़ी हुई औरतों को अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में छोटी मोटी चीज़ों से निकालते हुए दिखाई देता है, तो वह बड़ी ही आसानी से समझ जाता है कि औरतों पर अनिका के हथियारों से वार करने वाली है। अनिका इन सभी के बीच में खड़ी थी, इसलिए लक्ष्य को लगा कि कहीं वे अनिका को कोई गहरा नुकसान न पहुंचा दें। इसलिए अपने पिस्तौल निकालते हुए वह उसमें एक एक करके 3 औरतों को निशाना साध देता हो। लक्ष्य के एक आर्मी मैन था, इसलिए उसका निशाना इतना खराब नहीं था, इसलिए उसने सीधा टारगेट उनके माथे पे ही पिस्तौल की गोली मारी और तीनों ही मौत के घाट सो गई। उनकी सांसें खत्म हो चुकी थी। अनिका उसी दिशा की ओर देख रही थी जिस तरफ गोली चलने की आवाज आई थी। लक्ष्य को सामने देखकर अनिका को थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन वह वक्त नहीं था कि जब आश्चर्य से ध्यान से इधर उधर की बातों की तरफ ध्यान दिया जाए। अपनी बंदूक आनंद सान्याल अब अपनी बंदूक से निशाना साधते हुए आगे की ओर बढ़ता है और इसके निशाने पर 2 लड़ाकू औरतें अपनी प्राण गंवा देती हैं। यदि अनिका ने औरतों को मार दिया होता काफी टाइम पहले। तेज निगाहों से उस औरत की ओर दांव खेलती है हुई देखती है और फिर उतनी ही फुर्ती से उस औरत की गर्दन पर वार करके उसे खत्म कर देती है। अनिका ने उस औरत को खत्म कर दिया था, लेकिन यह घटना उसे अंदर तक झकझोर देती है, क्योंकि अनिका अच्छी तरह जानती थी अगर ये औरत इस बार हथियार का वार कर देती तो कुछ ही सेकंड में अ, लक्ष्य की मौत होनी निश्चय ही थी और वह लक्ष्य की मौत की गुनहगार बन जाती। इसके अलावा यह अच्छी तरह जानती थी कि श्वेता इस सदमे से कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और अनिका अब अंजलि मल्होत्रा को क्या जवाब देती। और चैनल पार्टी हाउस एक सेकंड के अंदर ही अनिका के दिमाग में हजारों विचार नाचने लग जाते हैं, लेकिन जब अनिका मुड़कर देखती है तो दंग रह जाती है। पूरा का पूरा चित्र ही बदल जाता है। यह घाव लक्ष्य की नहीं बल्कि आनंद सान्याल को लगा था, क्योंकि आनंद बिना किसी देरी से अपने छोटे भाई लक्ष्य को बचाने के लिए उसके सामने आ गया था। यह घाव आनंद सान्याल की पीठ की तरफ था, सीधा उसके तीर के कमर के अंदर वो तीर लगा था। उसे काफ़ी तकलीफ हो रही थी। आनंद सान्याल के दिमाग तक पहुंचने उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगता। अपने भाई की चेहरे के भावहीन स्थिति को देखकर एक पल के लिए लक्ष्य समझ नहीं पाता था कि आनंद को हुआ तो हुआ क्या, लेकिन जिस पल अनिका को उस औरत
ने वार किया था उसके तुरंत बाद ही झट से लक्ष्य और आनंद के पास आ जाती है। उसी पर लक्ष्य को सारा मामला समझाने में जरा भी देर नहीं लगती, क्योंकि आनंद के चेहरे पर अब तक दर्द दिखाई देने लग गया था। इससे पहले कि आनंद सानल जमीन पर गिर पाता, लक्ष्य आगे बढ़कर अपने भाई को सहारा देता है और आनंद अपने शरीर का पूरा वजन छोड़ चुका था, इसलिए उसे बड़ी ही सावधानी की जरूरत थी। जमीन पर बिठा देता है और तभी अनिका पूरे आत्मविश्वास के साथ आनंद के पास आती है और कहती है, हमारे जीने की इच्छा हमें मरने नहीं देती, और अगर तुम हौसला रखोगे तो तुम्हें जरूर जीना होगा और तुम बच भी सकते हो। आनंद सान्याल हल्के से मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर में बढ़ती हुई तकलीफ उसे ठीक से मुस्कुराने नहीं देती। उसकी आंखें झपक नहीं लगती हैं, जैसे ही उसे खोल खोल कर वह अच्छे से देख रहा हो। काफ़ी मुश्किल का काम हो रहा था आनंद सान्याल के लिए। जीने की इच्छा रखने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं है और बात कहने का मौका मुझे कभी नहीं मिला, और आज मेरी मौत मुझे दे रही है। बड़ी ही धीमी आवाज़ में अपनी पूरी ताकत के साथ आनंद सान्याल आगे कहता है, छोटी सी उम्र में रोहित ने जो मुकाम हासिल किया है उसकी वजह से वह मेरा आइडल रहा है, लेकिन सिर्फ अभी तक, जब तक उसे तुम्हारे नहीं मिली थी। तुम्हारे मिलने के बाद मुझे उससे चिढ़ होने लग गई थी। उसकी आंखें बंद होती हैं और वह किसी तरह दोबारा खोलते हुए आगे कहता है, लेकिन ये भी अच्छा ही हुआ कि तुमने जल्द ही रोहित को शादी कर ली, और नहीं तो मेरे जैसा ना जाने कितने तुम्हारी मोहब्बत में पागल और दीवाने हो जाते। अनिका नौशानल का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज को गिरने लग चेक करने लग जाती है और साथ साथ लक्ष्य से कहती है, इसे उठाने में इसे तुरंत इलाज की ज़रूरत है, वरना बहुत देर हो जाएगी। अब आनंद सान्याल लक्ष्य से कहता है, रुको। फिर अपनी नज़रों को अनिका की तरफ घुमाते हुए कहता है, तुम मुझे बचाना चाहती हो। इसे फिक्र का एहसास उन्नत मिलने की खुशी से ही कहीं ज़्यादा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अंदर से डॉक्टर मुझसे बचाने के लिए बेचैन है, लेकिन उसकी वजह शायद तुम्हारा फ़र्ज से ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं बचा पाओगी और तुम्हारी ज़िंदगी का पहला पेशेंट मैं बनूंगा जो बच नहीं पाएगा। तुम पर दाग लगने से पहले अच्छा होगा मैं यहीं अपना दम तोड़ दूँ। मुझे कह लेने दो। इसके बाद एक नज़र लक्ष्य की तरफ देखता है और फिर दोबारा अनिका की तरफ देखते हुए कहता है, दमयंती देवी के बारे में जानकारी एकत्रित करना किसी के बस की बात नहीं है। यह काला साया है, लेकिन फिर भी तुम्हारी काफ़ी सारे सवालों के जवाब तुम्हें इस मिल चुके होंगे। मुझे खुशी है कि चाहे मेरी ज़िंदगी तुम्हारे काम नहीं आई हो, लेकिन मौत आ गई। मैं सही काम से मौत मर रहा हूँ, ये मेरे लिए यही काफ़ी है। तुम्हारे नाम हो गई। ऐसा कहकर वह अपनी जेब से परी के उसे छोटे से स्टैचू को निकालकर अनिका को दे देता है, जो उसने अपने कमरे में उठाया था। इसे देते हुए वह आगे कहता है, यह मेरी छोटी सी अनिका है और तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब भी तुम्हारे बाकी की मदद मेरी वही लैपटॉप कर देगी। फिर लक्ष्य को यहाँ आनंद की अपनी बात बोलने के काफ़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी वह बोलना जारी रखता है, और रोहित मारवा तुमसे बहुत प्यार करता है। उससे ज़्यादा शायद कोई तुम्हारे लिए कोई फिक्र नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम उसे मिल गई हो। लेकिन मेरी मुश्किल यह है कि तुम उसे उतना प्यार करती हो, उसके अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में किसी की जगह नहीं है। मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि तुम्हें अपनी मोहब्बत के बिना रहना पड़े, क्योंकि उसकी तकलीफ़ क्या होती है ये मुझसे एक ज़्यादा कौन समझ पाएगा। अगला जन्म होता है तो नहीं, लेकिन अगर होता है तो मैं उसमें तुम्हें ही अपनी मोहब्बत बनाना चाहूँगा। फिर मेरा नाम भी अनिका के साथ जुड़ जाएगा। अनिका के चेहरे पर चिंता की लकीरें कुछ गुस्से का रूप ले लेती हैं और वह बिगड़ते हुए लक्ष्य को कहती है, तुम सुन नहीं पा रहे हो? मैंने क्या कहा है? अभी के अभी से इलाज की ज़रूरत है, इसे उठाओ। तभी आनंद सान्याल अपने दोनों हाथों को लक्ष्य का हाथ लेकर उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहता है, हमेशा खुश रहो मेरे भाई। इतना कहने के बाद आनंद धीरे से अपना आंखें बंद कर लेता है। उसका शरीर एकदम ढीला पड़ने लग जाता है। फिर लक्ष्य उसको हिलाने लग जाता है, लेकिन आनंद के सान्याल की कोई मूवमेंट नहीं होती। लेकिन फिर दोबारा अपनी आंखें खोलता है, फिर उसको हिलाने लग जाता है। अनिका उसे जोर से चेस्ट पे से दबाने लग जाती हैं, लेकिन वो अपनी सांसें दोबारा उसके बॉडी के अंदर महसूस कर पा रहा था। फिर अपनी आंखें खोलकर अनिका को कहता है कि मेरा भाई मेरे किसी भी गेम में या प्लानिंग में शामिल नहीं है। ये बिल्कुल सही है और जैसा तुम्हारे सामने है बिल्कुल वैसा ही है।
फिर आनंद शानल अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसका शरीर बिल्कुल ढीला हो चुका था। उसका वो पूरा वजन अब लक्ष्य के ऊपर आ चुका था, अपनी सांसें छोड़ चुका था। देखते ही देखते कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ लक्ष्य की आंखों में आंसू आ गए थे। अनिका आनंद सांस नब्ज चेक और दिल की धड़कन चेक कर रही थी, लेकिन कहीं से भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। अनिका ने कभी नहीं आनंद सान्याल को किसी भी अच्छी भूमिका को निभाते हुए नहीं देखा, लेकिन इसे कभी भी अच्छा व्यक्ति भी नहीं समझा। वह अभी भी ऐसा कुछ नहीं जानना चाहती थी जिसके आधार पर उसे एक अच्छा व्यक्ति माना जा सके। लेकिन फिर भी अनिका को आनंद की मौन से काफी बुरा लगा था। लक्ष्य अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालता, लेकिन काफी आंखों से लगातार आंसू टपकते रहे। अनिका चुपचाप ये सब देख रही थी। इस घटना पर न जाने वह खुशी कहाँ चली जाती है। अनिका भी अब शोक में आ चुकी थी। इसे भी बड़ी दुविधा की स्थिति ये थी कि यहाँ रुक सकती थी और नहीं यहाँ से जा सकती थी। अनिका को यहाँ से जाना ही बेहतर था, क्योंकि अनिका अपनी सच्चाई किसी के सामने नहीं लाना चाहती थी। यहाँ से जा सकती। अब कुछ ही पल बीते थे कि लक्ष्य खुद को संभाल लेता है और अपनी जेब से फ़ोन निकालकर मैसेज करता है। उसके बाद वह अनिका से कहता है, मैं एक फ़ौजी हूँ, लेकिन शहीद मेरा भाई हुआ है। एक शहीद की मौत शोक नहीं बल्कि आनंद का विषय होती है। इससे पहले कि सुबह हो जाए आपको यहाँ से जाना चाहिए। ये सब मैं खुद ही संभाल सकता हूँ। इतना कहने के बाद लक्ष्य आनंद को अपने बाहों में उठा लेता है और अनिका से कहता है, मेरे साथ आइए। आनंद को उठाने के बाद लक्ष्य वापस उसी के पीछे चल पड़ती है जहाँ से पार्टी हाउस से बाहर निकले थे। सीक्रेट दरवाजे का, यानी आनंद के कमरे की ओर अनिका के बिना कुछ कहे चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। इस पूरी घटना के दौरान अनिका ने एक बार भी अपना मास्क नीचे नहीं किया था और नहीं सिर के ऊपर से हुई हुडी को कैप को हटाया था। जब आनंद यहाँ आया था तो पार्टी हाउस के काफ़ी दूर ही अपनी बाकी गाड़ी पार्किंग में लगाई थी और अपनी पूरी सिक्योरिटी को छोड़कर आया था। ठीक इसी वक्त आनंद का वफादार सिक्योरिटी गार्ड पार्टी हाउस के अंदर आ चुका था और लक्ष्य की गाड़ी को लेकर वहां से चला जाता है और लक्ष्य आनंद के कैमरे से कमरे में पहुंचने के बाद उसे लैपटॉप को वहीं टेबल पर रख देता है और उसे देखने के बाद अनिका की तरफ देखते हुए हल्के से अपनी गर्दन हिलाता है। बदले में अनिका भी अपनी पलकें झपका देती है और उस लैपटॉप को उठा लेती है। इसके बाद लक्ष्य अनिका को दोनों आनंद सान्याल के शौक के साथ सीक्रेट दरवाजे की खुफिया रास्ते से प्रवेश कर जाते हैं। कुछ ही पलों बाद वे दोनों उस हाउस से बाहर निकल चुके थे। इसी वक्त लक्ष्य की गाड़ी वहां आकर रुक जाती है। लक्ष्य बड़ी ही सावधानी से आनंद को गाड़ी के अंदर रख देता है और अनिका को देखकर अपनी गर्दन हिलाकर इशारा करता है। अनिका बदले में अपनी गर्दन हिला देती है और बिना कुछ कहे वहां से चल पड़ती है। जैसे ही अनिका करीब 500 मीटर की दूरी तय करती है, तभी उसे जोर से धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो आसपास उड़ते हुए धुएं और राख के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। पूरा का पूरा पार्टी हाउस जमीन में धंस चुका था और बचा कुचा धुएं के हाउस में चला जाता है। अनिका अपने किसी को अंजाम देकर वापस लौट रही थी और उसे अपने पैर काफी भारी महसूस हो रहे थे, इसलिए हर कदम को पूरी तरह से पाना काफी मुश्किल हो रहा था। और सूरज की पहली किरण दस्तक देती है और उजाला हो जाता है। अब इससे ज़्यादा वक्त बाकी नहीं था। अनिका को जल्द से जल्द मारवा हाउस पहुंचना था, लेकिन वह हर बीतते पल के साथ महसूस कर रही थी कि वह आगे की ओर बढ़ नहीं पा रही। तभी उसे निश्चय रूप से एक गाड़ी आकर अनिका के पास रुक जाती है। वह दूसरी तरफ दमयंती देवी का किला। दमयंती देवी आरामदायक कुर्सी पर बैठी हुई देर रात तक वहीं बैठी रहती है। उसकी नींद लग जाती है। पलक झपकने ही वाली थी। जैसे ही कई घंटे बीत चुके हैं, वह अचानक से हड़बड़ा जाती है और उठती है। उठने के बाद वह सीधे अपने कमरे के बाहर निकल जाती है। फिर अपनी गर्दन उठाकर खुले आसमान को देखती है। बिना घड़ी देखे भी उसने अनुमान लगा लिया था कि टाइम कितना हुआ है और सूरज की पहली किरण को दस्तक देने के बाद 5 से 10 मिनट ही बीते थे, अधिक नहीं लगे थे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे उम्मीद थी कि उसके आसपास कोई ना कोई सिपाही जरूर मौजूद होगा। उसने मन ही मन खबर उसे सुनाएगा, लेकिन जब वह अपनी नज़रें घुमा कर इधर उधर देखती है तो अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। अब दमयंती देवी देखने के बाद क्या अब तक कोई खबर नहीं आई है? दमयंती देवी की आवाज़ सुनते ही उसके कमरे के आसपास मौजूद औरतें सिपाही दौड़ते हुए उसके पास आ जाती हैं और खड़ी हो जाती हैं
और अब पहले वह अपने सिर को झुका लेती हैं और उसके बाद उसे एक कहती हैं, माँ साहब हम अभी खबर लेकर आते हैं। और ऐसा कहकर वे एक पल के लिए इंतजार करती है दमयंती देवी का अब क्या आदेश है। लेकिन दमयंती देवी कुछ नहीं कहती और पलट कर कुछ कदम दूर चली जाती है। औरतें सिपाही समझ पा जाती हैं कि उन्हें शीघ्र जाकर अपना काम पूरा करके आना होगा। तुरंत ही उल्टे कदम वहां से लौट जाती हैं। पिछले 24 घंटे से लेकर 24 घंटे तक दमयंती देवी 24 सालों जैसा लगभग उसे लग रहा था। हर पल उसे एक साल के बराबर लग रहा था। हवा हुई मंद मंद हवाएं दमयंती देवी के शरीर को स्पर्श करके गुजर रही थी, जो उसे सुख और अनुभव का आनंद दे रही थी। साथ ही हल्की हल्की ठंड भी हो रही थी। इस वक्त ठंडी अपने आसपास काफी ज्यादा हो रही थी, लेकिन इस समय कोई परिस्थिति दमयंती के मस्तिष्क में नहीं थी। बस आज जो उसने मिशन खेला है, जो रात का, जो बस उसे आंसर चाहिए था, उसकी विजय हुई या फिर हार। क्योंकि उसे विजय का ही घोषित के बारे में ही पता था कि अनिका को